हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल स्टडी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने इस कोरोना के चलते लॉकडाउन में पढ़ाई भी की, बहुत किया, लेकिन कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाई। अब पेपर नज़दीक आ रहा है, अब पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, और वो भी नोट्स अगर कहीं से डाउनलोड भी कर रहे हैं तो वो ऐसी नोट्स मिल रही है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज मैं आपको ऐसी नोट्स देने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आपको ये पूरा समझ में भी आ जाएगा, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देकर मोटा मोटा सा आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का हम ये 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो इसमें पहली ही हेडिंग है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस व द्रव की सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या फिर द्रव हो, उसकी सतह पर हो जो घटना होगी उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। और इसमें आपको ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर टपकते हैं, 5 या 6 नंबर के। तो इसमें अब दूसरी हेडिंग आती है अवशोषण और अधिशोषण। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अवशोषण और अधिशोषण, लेकिन वहाँ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया गया होगा, बस आपको परीक्षा के लिए रटा दिया गया होगा। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ अवशोषण किसे कहते हैं और अधिशोषण। सबसे पहले अधिशोषण को ले लेते हैं। किसी ठोस के द्वारा अपनी सतह के अणुओं से अन्य पदार्थों को संयोजित करना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण वह होता है किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे अणुओं को संयोजित करना या अवशोषित करना, सिर्फ सतह पर अवशोषित करना अधिशोषण कहलाता है। और अवशोषण वो होता है जो अपनी सतह के साथ साथ अपने अंदर भी अवशोषित कर लेती है, उसे अवशोषण कहते हैं। यानी किसी ठोस के द्वारा अन्य पदार्थों को द्रव या ठोस के तरल पदार्थ आंतरिक अणुओं सतह के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, उसे अवशोषण कहते हैं। अभी ये आपको पूरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसके आगे भी इसकी परिभाषा दी हुई है, मैं इसे आपको समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल भी बताऊँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ ये मैं जो बता रहा हूँ उसे लिखते हुए और इसे बनाते हुए मेरे साथ साथ लिखते चलिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको, मैंने भी जब नोट्स बनाई थी तो मैंने भी स्क्रीनशॉट ले ली थी, लेकिन वो उतना समझ में नहीं आ रहा है। अब जो मैंने सर के साथ मैंने पढ़ के जो वीडियो लेक्चर देखा उसे साथ साथ नोट करते गया, और ये 15 से 20 दिन की मेरी मेहनत है, और आपको बस 1 घंटा लगेंगे बस नोट करने में। तो चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज कर के बार बार देख लीजिएगा चाहे। और इसमें कुछ भी परेशानी होती है तो आप विक्रम सर के चैनल को विक्रम है केमिस्ट्री के चैनल को खोल करके आप उसे देख सकते हैं। तो अवशोषण, अधिशोषण, तो पहले अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है जो किसी ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली पृष्ठीय घटना को अधिशोषण कहते हैं। और जो पृष्ठ के साथ साथ अंदर तक, यानी अंदर भी हो जाती है जो घटना, उसे अवशोषण कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम लोग चाय पीते हैं तो जो चाय में बिस्कुट डुबाते हैं तो उस घटना को अवशोषण कहते हैं। यानी चाय में अगर हम बिस्कुट डुबाएंगे तो वो जो बिस्कुट होता है, बिस्कुट के अंदर भी वो द्रव चला जाता है, यानी जो हमारी चाय होती है वो बिस्कुट के अंदर भी चली जाती है, तो उसे हम अवशोषण कहते हैं। यानी बिस्कुट जो पूरी तरह से भीग जाता है, ये देखिए, ये है मैंने बिस्कुट डुबाया, ये देखिए एग्जाम्पल इसका, ये जैसे मेरी चाय है और चाय में मैंने बिस्कुट डुबाया तो बिस्कुट के अंदर भी ये पूरा द्रव भर गया, तो ये हो गया अवशोषण। बिस्कुट ने इसे अवशोषण कर लिया, यानी अपने अंदर ग्रहण कर लिया, पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया। और जो अधिशोषण होता है, ये अधिशोषण है। यानी अधिशोषण वो होता है कि कभी भी पार्टिकल्स या कण
किसी ठोस या द्रव की सतह पर जब बैठ जाते हैं तो हम उसे ऐसे फूंक कर उसे हटा सकते हैं। और जब उसे फूंक कर हटा सकते हैं यानी बहुत ही कम ही समय के लिए यह घटना होती है। इसे जब चाहे तब हम हटा सकते हैं, लेकिन इसे हम हटा नहीं सकते। अब आप चाय में बिस्किट डाल दिए, बिस्किट से अब सोचो कि ये बिस्कुट जो भीग गया है चाय में, अब उससे हम निकाल लें चाय को तो नहीं निकाल सकते अब। तो यह पूरी तरीके से ये अवशोषित कर लेता है, और ये अवशोषित नहीं कर पाता, सिर्फ उसके पृष्ठ पर थोड़ा बहुत अवशोषित हो जाता है, जिसे हम कभी भी हटा सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिशोषक और अधिशोष्य ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाते हैं। ये देखिए, ये कोई अधिशोषक पदार्थ है, ये ठोस या द्रव का अधिशोषक है, ये ठोस या अधिशोषक है, ये अधिशोषक है। अब इसके ऊपर अधिशोषण हो रहा है, कोई भी पार्टिकल्स है उसका अधिशोषण हो रहा है। अब ये कहीं भी थे, ये जैसे हम ठोस ले लेते हैं, लकड़ी है या कुछ भी है, ठोस है, उसके ऊपर आ गए कोई पार्टिकल्स यानी धूल धुआं आदि कण बैठ गए ऊपर, तो हम उसे जब चाहे तब हटा सकते हैं, तो इसे अधिशोषक कहते हैं। ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है, यानी यदि ये अधिशोषक का पदार्थ है, इसे अधिशोषक कहते हैं। और इसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है तो इसे हम अधिशोषक कहेंगे। ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाते हैं। चारकोल, मुल्तानी मिट्टी इसके उदाहरण हैं। और अधिशोष्य, अधिशोष ऐसा द्रव या गैसीय पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अवशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाते हैं। ये अधिशोषक है, ये अधिशोषक है, और इसकी सतह पर ये अधिशोष्य है, ये अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हो गया, अगर जम गया, यानी ये मेहमान था, ये एक है, अब दूसरा मेहमान आकर इससे मिल गया, लेकिन सतह पर ही मिला, कुछ समय के लिए मिला, तो ये जो ऊपर मिला है, जो यहाँ से आया, कहीं से भी आया, धूल धुआं कण यहाँ पर आ गया, मिल गया, तो इसे अधिशोष्य कहेंगे। और जो अधिशोषक है, ये जो पहले से था, ये पहले से था और उस पर अधिशोष्य मिला है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अधिशोषक ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चारकोल, मुल्तानी मिट्टी, सिलिका जेल। अधिशोष्य ऐसा द्रव या गैसीय पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अवशोषित होते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। ये सिर्फ इसकी सतह पर आते हैं, इसके अंदर नहीं जाते हैं, और ये अधिशोषक होता है। ये जो ये है, ये गोला जो मैंने बनाया है, ये अधिशोषक है, और इसके ऊपर जो ये पार्टिकल्स आए हैं, धूल धुआं कण, ये सब अधिशोष्य हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है जल, वाष्प, हाइड्रोजन, ये सब जल भी आ सकता है इसकी सतह पर, और हाइड्रोजन गैस भी आ सकती है, वाष्प भी आ सकता है। एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। अधिशोषण ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप अधिशोषण और अवशोषण को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, अधिशोषण यह एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण सिर्फ पृष्ठीय घटना होती है, उसे हम जब चाहे हटा सकते हैं। जैसे धूल धुआं कण कोई ठोस की सतह पर आकर बैठ गया तो हम उसे फूंक मार कर भी हटा सकते हैं। और लेकिन यह अवशोषण में देखिए, यह एक पृष्ठीय घटना नहीं होती, यानी ये पृष्ठीय घटना नहीं होती, यह आंतरिक घटना भी होती है, इसे हम हटा नहीं सकते। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था। अब ये अधिशोषण, फिर से हम अधिशोषण में आते हैं। अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में धीमा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में धीमा होता है, यानी अधिशोषण का वेग जो होता है, जब ये क्रिया होती है अधिशोषण की, तो उसका वेग प्रारंभ में तीव्र होता है तथा बाद में धीमा होता है। क्योंकि यह पृष्ठीय घटना होती है, तो एक बार पृष्ठ पे जैसे पड़ जाता है, उसके बाद में ये ज़्यादा उस पर पृष्ठ पर आकर्षित नहीं होते धूल धुआं कण। ज़्यादातर जो थोड़े बहुत हो जाते हैं तो हो जाते हैं,
और ये अवशोषण में देखिए, अवशोषण का वेग बराबर चलता रहता है, अवशोषण का वेग बराबर चलता रहता है। ये देखिए, इसका ग्राफ देखिए सीधा है और इसका ग्राफ प्रारंभ में बहुत तेज था, बहुत ही तेज था, लेकिन बदवा में धीमे पड़ गया। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था चाय और बिस्किट वाला, उसमें आप जैसे डालते हैं बिस्किट, डालते हैं चाय में, जैसे बिस्किट डालते हैं तो वो डायरेक्ट ने मतलब कि वो बराबर गति से, बराबर वेग से वो अंदर अवशोषित करता रहता है। वो जो बिस्किट होती है वो अवशोषित करती रहती है चाय को। इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप विक्रम सर के चैनल को खोल करके इसे देख सकते हैं और फिर ये नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। ये अधिशोषण का उपयोग अनुप्रयोग, अधिशोषण का उपयोग अनुप्रयोग, ये भी वही है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो ये आप कितना लिख लीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट मैंने बता दिया है और आप उससे बना कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं लिखना चाहेंगे तब तक नहीं हो सकता। कोई भी भाषा हो उसे आप जितना सरल तरीके से अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं उतना ही आपको सरल होता है, आप उसे उतना ही जल्दी आसानी से याद कर सकते हैं। अधिशोषण का उपयोग अनुप्रयोग, जो गैस आसानी से द्रव में परिवर्तित होती है वही गैस आसानी से अधिशोषित होती है, उसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर देखिए लिखा है जो गैस आसानी से द्रव में, कई गैसें होती हैं, अब जो गैस आसानी से द्रव में परिवर्तित होती है उसी का अधिशोषण होता है। और इस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ताप का प्रभाव तो पहले पड़ेगा, ताप का प्रभाव पहले पड़ेगा, दूसरा दाब का, और तीसरा तो चाहे जो भी क्रिया ले लीजिए उस पर प्रकृति का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। अधिशोषक का पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। अधिशोषक, ये जैसे ये गोला है, ये कोई अधिशोषक की सतह है, उसका पृष्ठ ये जितना बड़ा होगा उस पर अधिशोषण और ज़्यादा होगा। यानी इतना छोटा सा अधिशोषक ले लेंगे, अधिशोषक का गोला ले लेंगे तो उस पर कम होगा, और इतना ले लेंगे उसकी सतह पर तो उसकी सतह पर और ज़्यादा अधिशोषण होगा। अधिशोषण का कारण, ठोस के अंदर भाग में स्थित कणों के सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, किंतु सतह पर स्थित कण की कुछ संयोजकताएं अंतरिप्त होती हैं। अतः ठोस को किसी द्रव या गैस के संपर्क में लाने पर उनके अणु ठोस की सतह पर स्थित कणों परमाणुओं की असंतृप्त संयोजकताओं या उपयुक्त बलों की ओर आकर्षित होकर उनमें अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण का कारण, यह है अधिशोषण का कारण। अधिशोषण होता है तो क्यों होता है, ये भी एक टॉपिक हो सकता है कि अधिशोषण अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ठोस, कोई ठोस होता है, ठोस के अंदर भाग में स्थित कण के सभी बल आपस में संतुलित अवस्था में होते हैं। ठोस के अंदर भी एक बल होता है, तो उसके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रांग बल से और संतुलित अवस्था में होते हैं, लेकिन उसकी सतह पर, इनकी सतह पर उतना अधिक बल नहीं होता, उतना संतुलित बल नहीं होता, इसी कारण इस पर अधिशोषण हो जाता है, जिससे कि अन्य पदार्थ अधिशोषित हो जाते हैं, इसकी सतह पर अवशोषित हो जाते हैं, सिर्फ सतह पर अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ अधिशोषण, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये अधिशोषण की एक और डिफिनीशन है, उसको आप देखकर क्लियर कर सकते हैं। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। ये देखिए जो मैंने बताया था वही है।
किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। कोई ठोस या द्रव की सतह होगी, कोई ठोस या द्रव की सतह होगी, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ हो, उसके अणुओं को आकर्षित करना, आकर्षित कर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल है सिलिका जेल, चारकोल पाउडर आदि। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उत्प्रेरक चैप्टर 4 में पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बता दूंगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना उपयोग हुए अभिकारक के वेग को बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। आपने देखा होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी रिएक्शन होती हैं, कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं, बहुत ही धीमी गति से होती हैं, तो उसमें उत्प्रेरक मिलाया जाता है। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, वो अभिक्रिया यानी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। यानी बहुत धीरे अगर रिएक्शन हो रही है कोई, तो उसे बहुत ही तेज़ गति से करा देता है। इसी का कार्य होता है, उत्प्रेरक का यही कार्य होता है कि यह किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, यानी बहुत ही फास्ट गति से करा देता है। तो यहाँ पर लिखा है वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना उपयोग हुए अभिकारक के वेग को बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यह पूरी तरह से भाग नहीं लेता कि उसमें जाएगा मिल जाएगा, ये बस थोड़ा सा मिलेगा और ये अभिक्रिया करा देगा। अब यहाँ पर लिखा है, ये तो उत्प्रेरक की होगी परिभाषा। अभिक्रिया के वेग का घटना व बढ़ना जो उत्प्रेरक के कारण होता है उसे उत्प्रेरण कहते हैं। अभिक्रिया के वेग का बढ़ना यानी कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी गति का बढ़ना और घटना, उस घटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं, जो उत्प्रेरक के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, अभिक्रिया के वेग का घटना व बढ़ना जो उत्प्रेरक के कारण होता है उसे उत्प्रेरण कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, A + B, ये कोई अभिकारक है और ये कोई अभिकारक है, दोनों पदार्थ हैं, आपस में मिल गए, लेकिन यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया या यह रिएक्शन बहुत धीमी गति से हो रहा था। तो यहाँ पर हम C उत्प्रेरक लाते हैं और रख देते हैं, और ये जो C उत्प्रेरक होता है यह इसकी रिएक्शन को बड़ी तेज़ गति से करा देता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाता है X + Y। उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। यह अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी अभिक्रिया को कराने में सहायता करती है, यानी सक्रियण ऊर्जा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। ऋणात्मक उत्प्रेरक, यह अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को अधिक कर देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, यह अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को अधिक कर देता है। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या उत्प्रेरण को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आप जो चाहे लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, समांगता के आधार पर, और समांगता के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है, और क्षमता के आधार पर यानी कैपेसिटी के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। समांगता के आधार पर 3 प्रकार का, क्षमता के आधार पर 2 प्रकार का। सबसे पहले हम समांगता के आधार पर देखेंगे, तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है समांगी उत्प्रेरण। ये लिखा हुआ समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनस कैटलिस्ट,
कैटलिसिस। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की प्रवस्था समान हो तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की प्रवस्था समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन हो उसमें अगर अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसी का उल्टा या विलोम जो भी आप कह सकते हैं हो सकता है विषमांगी उत्प्रेरण। इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा, अपोजिट। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की प्रवस्था असमान हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर समान और यहाँ पर असमान। समांगी यानी समान, विषमांगी यानी असमान। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की प्रवस्था असमान हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्षमता के आधार पर, अब यहाँ दूसरी हेडिंग है क्षमता के आधार पर, यानी कैपेसिटी के आधार पर, ताकत के आधार पर। क्षमता यानी ताकत, कितनी क्षमता के आधार पर यानी कैपेसिटी के आधार पर कितना कार्य कर सकता है। धनात्मक उत्प्रेरण, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। धनात्मक यानी बढ़ना, ऋणात्मक यानी घटना। आप इसे समझ सकते हैं इससे, और इसमें कोई कठिन परिभाषा नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो धनात्मक होता है वो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, और जो ऋणात्मक होता है वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ये रिएक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरण, जब कुछ पदार्थों के मिलाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जब कुछ पदार्थों को मिलाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, यानी जो रिएक्शन हो रही थी वह रिएक्शन बहुत धीमी गति से होने लगी, तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना जो होती है, इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। स्व उत्प्रेरण, इस स्व उत्प्रेरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में कोई भी रिएक्शन हो, उसमें यदि उत्पाद जो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, जिसे हम बनाना चाहते हैं और वो बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और वही प्रोडक्ट उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। और उत्प्रेरक तो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जब कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ये अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया का वेग तथा समय के मध्य आरेखित ग्राफ में अधिकतम मान अभिक्रिया के पूर्ण होने से प्राप्त होता है। ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। अभिक्रिया की पूर्णता
ये पहले यहाँ से चली, शुरू में कुछ अभिक्रिया नहीं हुई, फिर धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग बढ़ता गया और आखिरी में ये पूर्ण हो गया। ये समय है और ये आर अभिक्रिया की कोटि। प्रेरित उत्प्रेरण, जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं या प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, चाहे प्रेरित उत्प्रेरण कहिए चाहे प्रेरित उत्प्रेरक। लेकिन अगर आप इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे तो बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, अगली हेडिंग है कैटालिटिक प्रोमीटर या इसे हिंदी में कह सकते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ा देती हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाती हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ा देती हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाती हैं। यहाँ पर लिखा है वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को, यानी उत्प्रेरक की जो शक्ति है यानी कार्यक्षमता, उसे कार्य करने की यानी अभिक्रिया को बढ़ाने की और घटाने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देती है तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। वर्धक मतलब ही होता है शक्ति या शक्ति वर्धक, ऐसे भी कुछ कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक विष, ये तो वर्धक हो गया और ये हो गया विष। विष का मतलब ये होता है कि किसी को यदि जैसे सांप काट खाता है, किसी व्यक्ति को सांप काट खा जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को नष्ट कर देती है यानी पूर्णतः नष्ट कर देती है यानी घटा देती है, बहुत ज़्यादा घटा देती है, नष्ट ही कर देती है, खत्म ही कर देती है तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। यानी विष का मतलब यही पॉइजन खा लो तो यार खुद ही मर जाओगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को नष्ट कर देती हैं उत्प्रेरक विष कहलाती हैं। समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, आप दिख रहा होगा। समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार इसमें उत्प्रेरक पहले एक अभिकर्मक से संयोग करके माध्यमिक यौगिक बनाती है जो कि दूसरे अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देती है तथा स्वयं उत्प्रेरक पृथक हो जाता है। इसे आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसे जब मैं अभिक्रिया करके बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहले एक बार और समझ लीजिए। इसमें उत्प्रेरक पहले अभिकर्मक से संयोग करता है। इसमें एक उत्प्रेरक होता है, वो जो पहले उत्प्रेरक जो होता है वो पहले अभिकर्मक से संयोग करता है यानी मिल जाता है, फिर एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है, मध्य का यानी बीच का यौगिक बना लेता है जो कि दूसरे अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देती है और दूसरे अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है तथा स्वयं एक उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने और घटाने वाला उत्प्रेरक की तरह ये पृथक हो जाता है, निकल जाता है, भाग जाता है। तो ये देखिए अभिक्रिया A प्लस बी, ये कोई अभिकारक है, ये कोई अभिकारक है, A प्लस बी, इन दोनों की अभिक्रिया C उत्प्रेरक की सहायता से करवाएं तो ए बी बन गया, ये उत्पाद AB बन गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्रियाविधि प्रथम पर फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप 1 A प्लस C, इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये हो गया AC और द्वितीय पद में A और C प्लस B तो AB बन के यहाँ प्रोडक्ट निकल गया और जो C यहाँ जो C उत्प्रेरक था ये निकल गया बाहर। यहाँ देखिए A प्लस B, ये कोई अभिकारक और ये कोई अभिकारक, ये अभिकर्मक ये अभिकर्मक और दोनों क्रिया करके यहाँ बना लिया AB। और यहाँ प्रथम स्टेप 1 में A प्लस C
AC माध्यमिक यौगिक बना लिया। ये और ये अभिक्रिया कर लेता है, ये और ये यहाँ पर AC बना लिया और यहाँ पर AB था पहले से ही। फिर AC, ये जो AC है ये B से अभिक्रिया करेगा। पहले देखो, पहले इससे किया अभिक्रिया यहाँ पहले इससे अभिक्रिया करता है और दूसरे में, और ये दोनों अभिक्रिया तो पहले ही कर लेती हैं, ये दोनों अभिक्रिया पहले ही कर लेती हैं। A और B, AB बना लेता है, यहाँ पर AB बना लेता है। फिर ये दूसरे में ये A और C कर लेता है अभिक्रिया, AC बना लेता है। फिर द्वितीय पद में AC प्लस B, ये AB, ये A और B ये जुड़ जाता है और C उत्प्रेरक जो होता है वो बाहर निकल जाता है। विसरण, उत्प्रेरक की विसरण क्रिया। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का विसरण होता है जिसे समांगी रूप से वितरित हो जाती है, जिसे आपस में अभिकर्मक अभिक्रिया करने लगती है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह जो होती है उस पर अभिकारक अणुओं का विसरण हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसे समांगी रूप से वितरित, और वो समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे आपस में अभिकर्मक अभिक्रिया करने लगती है, जिससे आपस में अभिकर्मक अभिक्रिया होने लगती है या करने लगती है। वियोजन, उत्पाद के निर्माण के पश्चात उसका अधिशोषक सतह से वियोजित हो जाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताएं पुनः प्राप्त होती हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत हो तो आप विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करके उस पर आप इसे समझ सकते हैं। मैंने आपको बस नोट्स बनाया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन बस मेरे मन में आया कि यार शायद हो सकता है कि मेरे दोस्तों ने नोट्स नहीं बनाया होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद अगर उन्हें ज़रूरत हो तो मैं उन्हें नोट्स दे दूँ। और मेरे चैनल पर यार पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, जिससे कि मेरा मन करे कि ऐसी वीडियो बनाएं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं, या वह कोलाइडी विलयन कहलाता है। इसमें ब्राउनी गति, ये ब्राइली लिख गया है लेकिन यहाँ है ब्राउनी, इसमें ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव होता है। ये ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव आगे है, नेक्स्ट हेडिंग में है, तो मैं उसे नेक्स्ट हेडिंग में क्लियर कर दूंगा। तो कोलाइडी विलयन, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होता है, 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है, यानी बीच होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति देखने को हमें मिलता है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अभी मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। निलंबन, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार या विलय कण का आकार 10⁻³ नैनोमीटर से अधिक होता है। वे विलयन जिनके विलय कण का आकार 10⁻³ नैनोमीटर से अधिक होता है निलंबन विलयन कहलाते हैं, यह निलंबन कहलाता है। यह स्थायी नहीं होता। और वास्तविक विलयन, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है वास्तविक विलयन कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। सॉल्यूशन, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है कोलाइडी, तीसरा होता है निलंबन। वास्तविक विलयन, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ देखिए ये कितने छोटे छोटे हैं इनके कण। वास्तविक विलयन जो है इनके कण देखिए कितने छोटे छोटे हैं, तो 1 नैनोमीटर से भी ये कम है, छोटा है। और कोलाइडी में अब जब जाएंगे तो इनका कण 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है। तो ये देखिए
ये 1 नैनोमीटर से कम, ये 1 नैनोमीटर से अधिक, यानी 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 10⁻³ नैनोमीटर से कम, यानी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है। तो ये और बड़ा हो गया। अब ये देखिए निलंबन और ही बड़े होगा, और ही बड़ा होगा। ये देखिए 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ा होगा। ये देखिए कोलाइडी विलयन का जो एक कण है, ये देखिए कितना छोटा है, और निलंबन का और ज़्यादा बड़ा हो गया। वास्तविक का सबसे छोटा होता है या घुलनशील अवस्था में हो जाता है, लेकिन कोलाइडी कण जो होता है ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता। कोलाइडी विलयन जो होता है ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता, हाँ घुला होता है लेकिन थोड़ा बहुत। और जो निलंबन होता है इसके बड़े बड़े कण रहते हैं, तो इसे पानी या किसी में घोलेंगे तो ये बैठ जाता है, निचवा बैठ जाता है। अब ये परिभाषा मैंने बता दिया और एग्जाम्पल बता दिया, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। निलंबन का जिसके विलय कणों का आकार 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ा होता है, निलंबन कहलाता है। यहाँ वास्तविक से समझिए, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार, ये कोई विलयन है और इसमें विलय है। विलय क्या है? वास्तविक। ये वास्तविक विलयन है और इसमें इसकी परिभाषा, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। और दूसरा है कोलाइडी, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। और तीसरा है निलंबन, वे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 10⁻³ नैनोमीटर से अधिक होता है या बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, उसे निलंबन कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी हेडिंग पर, कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें पहली हेडिंग आती है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत, इसमें पहली हेडिंग आती है कोलाइड। सबसे पहले सॉल्यूशन तो आप जानते ही होंगे, विलयन होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन इसे आप नहीं जानते, तो इसके अंतर्गत आती है पहली हेडिंग कोलाइड्स। क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ ये क्या होता है? वह पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में तथा पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली से छन जाता है। वह पदार्थ यानी वह कंपोनेंट, वह पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में यानी घुला होता है, घुलनशील अवस्था में होता है, और तथा पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली, पार्चमेंट पेपर होता है जिससे हम लोग छोटे छोटे कण छानते हैं, उससे यह छन जाता है, या जंतु झिल्ली से भी यह छन जाता है, तो उसे कोलाइड्स कहते हैं। वह पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में तथा पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली से छन जाता है उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं या कोलाइड्स कहते हैं, जैसे अम्ल Cu या SO4, क्षार Cl2, शर्करा MgCl2। यहाँ भी वही दिया हुआ है, वही परिभाषा दी हुई है कोलाइड की, दोबारा यहाँ पर दे दिया गया है, मैंने गलती से लिख दिया होगा। यहाँ देखिए ये दोबारा उसी की परिभाषा है। इसमें एग्जाम्पल गोंद है, स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है, जिलेटिन है आदि है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, बस और कुछ फ़र्क नहीं है, वही परिभाषा लिखी हुई है। वे पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में पार्चमेंट पेपर, पात्र, जंतु झिल्ली से, ओ ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, कोलाइड्स की नहीं है, किसी दूसरे की परिभाषा है। ये कोलाइड्स की और ये कोलाइड, ये थोड़ा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसे बाद में हम देख लेंगे। ये गलत, इसे मत लिखिएगा, कोलाइड वही वाली परिभाषा आपको सही है, ये गलत है इसीलिए लिख गया होगा। कोलाइडी वास्तविक विलयन व निलंबन में अंतर, कोलाइडी वास्तविक विलयन व निलंबन में अंतर। इसमें 2 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। कोलाइडी विलयन 2 प्रवस्था होने के कारण विषमांगी होता है, यानी एक प्रवस्था नहीं होती, इसकी 2 प्रवस्था होती है, इसलिए इसे विषमांगी कहते हैं। इसमें 2 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। अब ये परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? डिस्पर्स मीडियम, और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम।
प्रक्षिप्त प्रवस्था को कहते हैं विलय। विलय यानी जो विलयन में घुलता है, यानी जो विलायक में घुलता है उसे विलय कहते हैं। विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। तो ये है विलय और ये है विलायक। विलायक यानी पानी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट। यहाँ पर सीधा सीधा इसे क्लियर कर दिया गया है। ए सॉल्वेंट यानी विलायक, डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम को कहते हैं विलायक, और बी विलय को कहते हैं डिस्पर्सन फेस। यहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड पर प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था। ये यहाँ पर दिया हुआ विलयन, विलयन में दिया हुआ है वो विलायक दिया हुआ है लिक्विड और विलय दिया है सॉलिड, विलय दिया है सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड ये यहाँ पर दिया है ए यानी सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट, ये लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड ठोस द्रव में घुला है तो इसे सॉल, यानी यदि ठोस द्रव में घुला होगा तो इसे सॉल कहेंगे, और द्रव में घुला होगा। ये जो प्रक्षेपण माध्यम है यानी ये जो है ये होता है ये पानी, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी पानी, विलायक जिसमें कोई भी विलय घुलता है। तो ये विलय है, बी है विलय और ये है विलायक। ए विलायक, बी विलय। ये विलय जो है ये इसमें विलायक में घुलेगा। तो ये देखिए लिक्विड सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस द्रव में घुला हुआ है तो सॉल, और द्रव में घुला हुआ है तो पयास या इमल्सन, और यदि द्रव सॉलिड में घुला हुआ है, द्रव ठोस में घुला हुआ है तो उसे जल कहेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं कोलाइड्स। अब ये कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? कोलाइड 4 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें बांटा जा सकता है, और प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, और प्रवस्थाओं की अंतःक्रिया के आधार पर, आवेश के आधार पर, आणविक आकार के आधार पर, इतने प्रकार से कोलाइड को बांटा जा सकता है। तो पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होता है। ये भौतिक अवस्था ही वाला मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था। यहाँ देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर यह प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी विलय, और यह प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक, और ये तंत्र का नाम जो बनेगा, और ये है उदाहरण। यहाँ उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण बताएंगे कि क्या बना। ये देखिए प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी ठोस, ये विलय है। प्रक्षेपण माध्यम ठोस, ठोस में घुला है, ठोस में घुला है, ये है विलय, ठोस है विलय, और ये भी जो प्रक्षेपण माध्यम है ये है विलायक ठोस, इसमें भी ठोस है। तो ठोस में घुला है तो ये हो गया ठोस सॉल, और ठोस द्रव में घुला है तो ये हो गया सॉल, और ठोस गैस में घुला हुआ है तो एरोसॉल। बस ये ऊपर के ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और नीचे के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठोस में घुला हुआ है, ठोस सॉल, ये तंत्र का नाम हो गया। उदाहरण जेम और रंगीन कांच। ठोस द्रव में घुला हुआ है, ठोस द्रव में घुला हुआ है तो उसे सॉल कहेंगे। ये हो सकता है स्वर्ण, एग्जाम्पल स्वर्ण, रजत, सोना, चांदी। ठोस गैस में घुला हुआ है एरोसॉल, ठोस यदि गैस में घुला हुआ है तो एरोसॉल बन जाएगा, और इसे धुआं धूल, उदाहरण इसका धुआं धूल। बस ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब ये प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रक्षेपण माध्यम, यह है प्रक्षेपण माध्यम, और है कोलाइडी तंत्र का नाम।
जल को कहेंगे कुलाइडी तंत्र में, यानी कुलाइडी तंत्र के नाम में हम इसे जल को कहते हैं हाइड्रोसॉल एक्वासॉल, और बेंजीन को कहते हैं बेंजोसॉल। कुलाइडी तंत्र के नाम में हम इसे जल को हम कहते हैं हाइड्रोसॉल एक्वासॉल, और बेंजीन को कहते हैं बेंजोसॉल, और एल्कोहल को कहते हैं एल्कोसॉल, वायु को कहते हैं एरोसॉल, और ईथर को कहते हैं इथरोसॉल। यानी आखिरी में बस सॉल लग जाएगा, बस इससे बन जाएगा कुलाइडी तंत्र का नाम। यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलय और तथा प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक। परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी विलय और विलायक के बीच। लेकिन आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, विलय और विलायक ऐसे अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप समझने के लिए सिर्फ इसे विलय विलायक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखना होगा तो आप परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम लिखेंगे। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम को, प्रक्षेपण माध्यम जिसमें घुलता है, माध्यम यानी जिसमें घुलता है, और प्रक्षिप्त प्रवस्था जो घुलती है, माध्यम में घुलती है। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला आकर्षण बल के आधार पर कुलाइडी विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसके आधार पर हम कुलाइडी विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक द्रव स्नेही कुलाइड और एक द्रव विरोधी कुलाइड। द्रव स्नेही कुलाइड, स्नेही जो स्नेह रखें, स्नेही यानी स्नेह रखें, और द्रव विरोधी यानी विरोध करें। तो द्रव स्नेही पहले हम इसे देख लेंगे। वे कुलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के मध्य प्रबल आकर्षण होता है तथा यह आसानी से बन जाते हैं, द्रव स्नेही कुलाइड कहलाते हैं। वे कुलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी बहुत ही आकर्षण से जुड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण से जुड़े होते हैं तथा यह आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो इसे हम द्रव स्नेही कुलाइड कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा द्रव विरोधी यानी विरोधी का मतलब विरोध। तो ऐसा विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच कम आकर्षण यानी दुर्बल आकर्षण से जुड़े होते हैं, इनके बीच में बहुत ही कम आकर्षण होता है। ऐसा विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच कम आकर्षण होता है द्रव विरोधी कुलाइड कहलाते हैं तथा यह आसानी से नहीं बनते, यह आसानी से बन जाता है। स्नेह ही है, यानी स्नेह मतलब यानी किसी के प्रति स्नेह है यानी प्यार आप कह सकते हैं, यानी तो ये आसानी से बन जाता है। और ये जो द्रव विरोधी होता है तो ये विरोध करता है, ये नहीं बनता। तो स्नेही मतलब स्नेह रखता है और बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। और जो विरोधी है यानी विरोध करता है या नहीं बन पाता, इसे बनाते वक्त कम समय लगता है, यानी ये द्रव स्नेही कुलाइड आसानी से बन जाता है, आसानी से यानी बन जाता है तो यानी कम समय लगता है। और इसे बनाने में यह विरोध करता है, बनता ही नहीं है। पहली बात, द्रव विरोधी कुलाइड बनता ही नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच कम आकर्षण होता है तो उसे द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं। ये कुलाइडी विलयन अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ये अस्थाई है, स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है, जैसे सोना चांदी आदि। तो साहब इसे इतना समझ सकते हैं कि वे कुलाइड विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के मध्य प्रबल आकर्षण होता है, यानी आकर्षण बल ज़्यादा होता है और यह आसानी से बन जाता है, उसे द्रव स्नेही कहते हैं। स्नेह से आप समझ जाइएगा और विरोध से आप उसे समझ जाएंगे कि वो जल्दी नहीं बनता, यानी द्रव विरोधी कुलाइड कहलाते हैं। ऐसा विलयन जिसे प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच कम आकर्षण होता है द्रव विरोधी कुलाइड कहलाते हैं। इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है और यह आसानी से बन जाता है और यह नहीं बनता, यह आसानी से नहीं बनता, ये भी लिख सकते हैं आप। इसका जस्ट उल्टा है बस।
अब देखेंगे हम इसे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर कितने प्रकार का होगा? आवेश के आधार पर कोलाइडी कण आवेश के आधार पर दो प्रकार का होता है। यहू में दो प्रकार का होता है, धनावेशिक सॉल, ऋणावेशिक सॉल। ये इसका एग्जाम्पल है। आवेश के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एक धनावेशिक और एक ऋणावेशिक। एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल। इसका एग्जाम्पल है FeOH थ्राइस AlOH3, Au का सॉल, Ag का सॉल। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। आणविक आकार के आधार पर कितने प्रकार का होता है? आणविक आकार के आधार पर ये होता है 3 प्रकार का। आणविक आकार के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड और दीर्घ आणविक कोलाइड। ये परमाणु या अणुओं के झुंड से मिलकर बना होता है, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये आपस में दुर्बल वंडर वॉल बल से बंधे रहते हैं। ये परमाणु अणुओं के झुंड से, यानी बहुत लोगों मैंने कह सकते हैं, यह झुंड से मिलकर बना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलकर बना होता है। ये परमाणु या अणुओं के झुंड से मिलकर बना होता है। झुंड में बहुत होते हैं, तो ये परमाणु या अणुओं के झुंड से मिलकर बना होता है, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है। जिन झुंड के अणुओं से मिलकर बना होगा ना, उनके अणुओं का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उनसे मिलकर बना होता है। ये आपस में दुर्बल वंडर वॉल बल से बंधे रहते हैं और इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। उदाहरण, गोल्ड सॉल में विभिन्न आकार के स्वर्ण कण होते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, गोल्ड सॉल में विभिन्न आकार के स्वर्ण कण होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। दीर्घ आणविक कोलाइड, नेक्स्ट है दीर्घ आणविक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइड में कण अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं। ये कोलाइड कण के आकार में होते हैं। दीर्घ आणविक यानी दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ से ही आपको पता चल रहा होगा। और बहु मतलब बहुत और दीर्घ मतलब बड़ा। इस प्रकार के कोलाइड में कण अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं। ये कोलाइडी कण के आकार में होते हैं। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो ये कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कण के आकार में मतलब ये होते हैं। इस प्रकार के कोलाइड में कण अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं। ये कोलाइडी कण के आकार में होते हैं। ये बड़े आकार के कण होते हैं और ये कोलाइडी कण के आकार के होते हैं, जिनका आकार कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है या लगभग उसी के बराबर होते हैं। उदाहरण है प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। दूसरा है इसी में संगुणित कोलाइड। वे कोलाइड जो तनु अवस्था में वास्तविक विलयन के समान होते हैं, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर उनके अणुएं आपस में मिलकर बड़े आकार के कण बना लेती हैं और कोलाइडी विलयन बना लेती हैं। वे कोलाइड जो तनु अवस्था यानी डाइल्यूट में, यानी तनु अवस्था में ये वास्तविक विलयन होता है और वास्तविक विलयन के समान होते हैं, परंतु सांद्र यानी ज़्यादा करने पर, यानी ज़्यादा घोलने पर या परंतु सांद्रता बढ़ाने पर उनके अणुएं आपस में मिलकर बड़े आकार के कण बना लेती हैं और कोलाइडी विलयन का रूप ले लेती हैं या कोलाइडी विलयन बना लेती हैं। यानी कम घोलोगे तो ये तनु अवस्था में कम होता है और तनु अवस्था में वास्तविक विलयन होते हैं, विलयन के समान होता है। और ज़्यादा इसे अगर बना लेंगे, ज़्यादा अवस्था में करेंगे संगुणित कोलाइड को, ज़्यादा अवस्था में ये, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर, यानी इनके अणुओं की संख्या बढ़ाने पर अणुओं आपस में मिलकर बड़े आकार के कण बना लेती हैं। ये विभिन्न कणों के आपस में मिल जाने से होता है। इसे मिशेल या
एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड निकाय का निर्माण ये 2 प्रकार का होता है। कोलाइड निकाय का निर्माण ये भी 2 प्रकार का होता है, प्रक्षेपण विधियाँ और संघनन विधियाँ। बड़े आकार के कणों को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि वह कोलाइडी कण बना ले। प्रक्षेपण विधियाँ, इस विधि में बड़े आकार के कणों को इस प्रकार के कूट कर या फिर तोड़ा जाता है या काटा जाता है कि वह कोलाइडी कण का आकार बना ले, उसे प्रक्षेपण विधि कहते हैं। संघनन विधि, इसमें छोटे आकार के अणुओं के मिलने से बड़े आकार के कोलाइडी कण बनते हैं। इसमें छोटे छोटे आकार के अणुओं के मिलने से, यानी छोटे छोटे रहेंगे, यानी इतने छोटे छोटे रहेंगे और इनसे मिलने से, इनके आपस में मिलने से एक बड़े आकार का कोलाइडी कण बना लेते हैं। ये बड़े आकार के कोलाइडी कण बना लेते हैं। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि में एक पहली विधि आती है, इसके तहत ब्रेडिंग की आर्क विधि। ब्रेडिंग की आर्क विधि, ये इसमें आपने देखा होगा सोना चांदी को जब पिघलाते हैं, सोना चांदी को पिघलाने के लिए एक दूसरी तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो इसमें देखिए ये कोई पात्र है, उसमें बर्फ़ भरा हुआ है और बीच में एक पात्र रखा हुआ है जिसमें विलयन भरा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें हम सोने की एक इलेक्ट्रोड यानी यहाँ पर ले आते हैं और इसमें रख देते हैं, डाल देते हैं इस पानी में। और एक तरफ सोने की एक इलेक्ट्रोड और एक तरफ इस दूसरा तार रहता है, ये तार के माध्यम से जुड़ा रहता है, और इनमें हम उच्च धारा, उच्च विद्युत धारा, इनके बीच में एक इनको दोनों को, ये दोनों तरफ ये इलेक्ट्रोड है सोने की, और बीच में हम यहाँ पर बैटरी लगाकर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि इनके बीच में चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे कि ये दोनों इलेक्ट्रोडें जो सोने की रहती हैं घुलने लगती हैं इसी में। क्योंकि इस प्रकार की क्रिया करने पर यह बहुत ज़्यादा ही इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है, और इसी को ठंडा करने के लिए इसमें हम बर्फ़ डाल देते हैं। नीचे बर्फ़ पड़ी रहती है, और बर्फ़ जब पड़ी रहती है तो उसे वो जल्दी अगर जल्दी पिघलेगी तो यह इसका ताप बहुत जल्दी कम कर देगी, जिससे कि ये कोलाइडी कण बना ले। तो इसमें हम NaCl मिला देते हैं, बर्फ़ में कुछ नमक डाल देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से पिघल जाए, और यह ठंडा होने के बाद कोलाइडी कण का रूप ले लेती है। दूसरी विधि आती है पेप्टिकरण। ताजे बने हुए अवक्षेप में उसके समायन युक्त उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन पेप्टिकरण कहलाता है। ये पेप्टिकरण की परिभाषा है। ताजे बने हुए अवक्षेप में उसके समान यानी समान आयन युक्त उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन पेप्टिकरण कहलाता है। यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखिए, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट पेप्टिकारक कहलाता है। ये देखिए FeCl3 जल में विलय। FeCl3 जो होता है आयरन ट्राइक्लोराइड, ये जल में विलय होता है। और FeOH3 जल में अविलय होता है। अगर हमें इसका ये जो अविलय पदार्थ है, अविलय ठोस है, इसका अगर हमें कोलाइडी कण बनाना है तो ये जो विलय है FeCl3 जो विलय है, तो इसको इसमें थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे कि ये जब हम सॉल्यूशन में इसे डालें या विलयन में इसका अगर विलयन बनाएं तो ये जल्दी से विलयन बन जाए। ये देखिए यहाँ पर इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। FeCl3 विलय ठोस है
और इसका ताज़ा अवक्षेप FeOH3 अविलय है। इसको हमें अगर घोलना है तो इसमें FeCl3, यानी ये घुलेगा तो नहीं, पानी है, ये पानी का ये कोई पात्र है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें FeOH3 को हमें घुलना है। अरे घुलेगा तो नहीं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जो घुलने वाला पदार्थ है यानी घुलने वाला ठोस पदार्थ है उसे हम इसमें मिला देंगे तो शायद घुल सकता है, तो इसमें ये घुल जाएगा। जब इसे हम मिलाएंगे इसमें तो ये घुल जाएगा, तो FeOH3 का कोलाइडी विलयन मिलता है और इसे घोलने पर FeOH3 का कोलाइडी विलयन मिल जाता है। इसकी क्रियाविधि यहाँ पर लिखी गई हुई है। पेप्टिकरण की क्रियाविधि FeCl3, ये क्रिया करके ये FeCl3 पानी में घुलने पर ये Fe3+ और +3Cl- बना लेता है। FeOH3 प्लस Fe+3, ये जो Fe+3 था वो इसकी सतह पर FeOH3 की सतह पर अधिशोषण हो जाता है, यानी सिर्फ सतह पर अधिशोषण हो जाता है और FeOH3 FeCl3 विद्युत अपघट को मिलाया जाता है। FeOH3 में OH में विद्युत अपघट FeCl3 को मिलाया जाता है, यानी इसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है जिससे कि ये क्रिया हो जाए। इधर मैंने आपको बताया है, उससे आप समझ लीजिएगा। और समायन क्यों कहेंगे, क्योंकि Fe यहाँ पर भी है, Fe यहाँ पर भी है, तो ये समायन हो गया। अब दूसरा आता है यांत्रिक परिक्षेपण। इस विधि में कोलाइडी मील का उपयोग किया जाता है। कोलाइडी मील में दो स्टील की प्लेट आपस में थोड़े अंतराल में फिट रहते हैं। ये दोनों प्लेट विपरीत दिशा में उच्च वेग से गतिशील होती हैं। वह पदार्थ जिसका कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। को जल में निलंबन में ढाला जाता है। निलंबित कणों के आकार को कोलाइडी कणों के आकार में बारीकी से पीसा जाता है जिससे सॉल्व प्राप्त हो। इसे देखिए, ये मील है, कैसी मील है, कोलाइडी मील है। ये कोलाइडी मील है, इससे कोलाइडी बनाएंगे, कोलाइडी कण निकालेंगे इससे। निलंबन के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इसकी परिभाषा में, निलंबन की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि निलंबन के कण 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं और कोलाइडी कण 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के मध्य होता है। तो हमें निलंबन का कोलाइडी कण बनाना है, निलंबन कण का कोलाइडी कण बनाना है। तो इस विधि में हम डाल देंगे, इस मील में हम इसे डाल देंगे, यहाँ से प्रवाहित करेंगे ऊपर से। यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई होती है, यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई होती है, यहाँ पर 2 धातु की प्लेट लगी होती हुई है। ये एक धातु की प्लेट है, ये दूसरी धातु की प्लेट है, इधर भी वही धातु की प्लेट है। यहाँ से कोलाइडी कण निकल जाता है, यहाँ से कोलाइडी कण निकल जाता है। जिस प्रकार चक्की होती है जिसमें गेहूँ पीसा जाता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें कोलाइडी कण पीसा जाता है और इसमें निलंबन के कण पीसे जाते हैं और कोलाइडी कण निकल आता है बाहर। बस आप इसे समझिए। अब दूसरी विधि है अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा प्रक्षेपण। धात्विक सॉल्व बनाने की यह आधुनिक विधि है। लॉगविन ने बताया कि अल्ट्रासोनिक कंपन की आवृत्ति सुनाई पड़ने वाली ध्वनि से अधिक होती है तथा यह बड़े निलंबन के कणों की कोलाइड निकायों के रूप में तोड़ने में सक्षम होती है। क्लाउच ने मरकरी के सॉल्व को उच्च आवृत्ति के अल्ट्रासोनिक कंपनों का उपयोग करके तैयार किया। इसमें देखिए, ये तेल है, इसमें तेल भरा हुआ है। ये एक पात्र है, इसमें एक तेल भरा हुआ है और इसके ऊपर एक पात्र रखा हुआ है जिसमें हमने जल भरा हुआ है, जल है और उसी में मरकरी है। मरकरी नीचे